वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष क्लासेस। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा ट्वेल्थ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर 1 से 7 तक सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय और लॉन्ग और शॉर्ट आंसर दोनों बताने वाले हैं, जिसमें आपका बहुत ही अच्छा फायदा होगा। जो आपको जीव विज्ञान में बिल्कुल ही मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में हम विथ आंसर आपको सब बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर जो है पुष्पी पादपों लैंगिक जनन। मतलब पुष्पी पादपों पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय दिया गया है। आवृत बीजी पौधों में पुंकेश्वर है। मतलब पुंकेश्वर क्या है, तो यहाँ मादा जनन तंत्र नहीं है, फिर नर जनन अंग नहीं है, का और खा दोनों सही है, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नर जनन अंग होगा। क्या होगा? नर जनन अंग। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रारूपिक आवृत बीजी प्राक कोष में लघु बीजाणु धानियां की संख्या होती है। मतलब एक प्रारूपिक आवृत बीजी प्रकोष्ठ में लघु बीजाणु धानियां कितनी होती है। तो यहाँ पर कितना होता है? एक नहीं होता है, दो भी नहीं होता है, तीन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? चार होता है। क्या होगा? चार होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती है। मतलब प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निभागीय निभागीय छोर पर, अंडद्वारीय छोर पर, या मध्य द्वार पर, मध्य पे, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा किसमें? निभागीय छोर पर। किस पर होगा? निभागीय छोर पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर में आ जाते हैं। 4 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार में भ्रूणकोश पाई जाती हैं। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जो सभी में भ्रूणकोश पाई जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सा कोशिका नहीं होगा, अंड कोशिका यहाँ पर सही आंसर है, और प्रतिमुखी कोशिका भी नहीं होगा, और ये सभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अंड कोशिका जो होता है वो कोशिकाओं में भ्रूणकोश पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अंड कोशिका। फिर अगला क्वेश्चन, निषेचन। अब ये आ गया हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको लिखने में आएगा। 1 से 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। इसी के साथ हम पूरे चैप्टर का आपको निम्नलिखित में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा निषेचन। निषेचन के बिना निषेचन के बिना फलों का वनस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं। मतलब जो निषेचन के बिना जो फल उगता है वो वनस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग सभी जानते हैं, अनिषेकन फलन कहते हैं। लेकिन निषेचन के बिना फलों को बनने की क्रिया को अनिषेकन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है, लघु बीजाणु धानियां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ था, इसलिए 2026 में आने की आवश्यकता अधिक है। तो यहाँ पर हमारा है, लघु बीजाणु धानियां की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? तो यहाँ पर लघु बीजाणु धानियां की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। या विकसित होने वाले लघु बीजाणु परागकण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? ये विकसित होने वाले लघु बीजाणु को पोषण प्राप्त करता है। क्या करता है? प्रदान करता है पोषण। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? जो पुष्प में दल होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। पुष्प में दल का परागकण के कर्ताओं के आकर्षित करके परागकण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ से आकर्षित करते हैं और परागकण में सहायता करते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कीट द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। जो कीट द्वारा परागित होते हैं पौधे, उनका नाम क्या है। तो आइए देखते हैं उत्तर में। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, आक और साल्विया, पीपल, कूलर, अंजीर। ये सब क्या होता है? कीट द्वारा परागित पौधे के नाम है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंजनन क्या कहलाता है? असंजनन क्या होता है? तो यहाँ पर देखते हैं, बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक और प्रजननों के विकास असंजनता कहते हैं। अपोमिक्सिस कहते हैं। अपोमिक्सिस कहते हैं, कहलाता है। तो इसे असंजनन भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है?
तो पुष्प में जो दल का कार्य होता है वो पुष्प को आकर्षक बनाता है। कीटों द्वारा परागित पौधे के नाम लिखिए। तो अभी हमने बताया है साल्विया और इक्का। साल्विया और इक्का हो गया हमारा कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम। फिर अगला चैप्टर जो है मानव जनन। मानव जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं मानव जनन का के बारे में। तो यहाँ पर हमारा है पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय होने वाला है। निम्नलिखित में से किसका उद्भव भूरीय मीजोडर्मल स्तर में होता है? मीजोडर्मल स्थल में किसका होता है? यहाँ पर मस्तिष्क का नहीं होता, फेफड़ा का भी नहीं होता, रक्त और रुधिर का होता है, यकृत का भी नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अमनियोटिक द्रव्य की कोशिकाओं में निम्न में से किसी उपस्थित भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो यहाँ पर किसका होता है? बारपिंड, लिंग गुणसूत्र और क्या चेमेटा और प्रतिजन्म। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बार। यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बार पिंड में होता है। किसमें? बार पिंड में होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स। मतलब नर में जो होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स कौन सा होता है? तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, रिएक्सिन नहीं होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन होगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आवत चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो आवत चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो हमारा एलएच भी नहीं होता, यहाँ पर एफएस भी नहीं होता और प्रोटेस्टेरोन भी नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होता है? एफएसएच और एलएच व एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एफएसएच और एलएच व एस्ट्रोजन, ये आपका सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा लीडिंग कोशिका के कार्य क्या होते हैं? ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। लीडिंग कोशिका का कार्य क्या होता है? लीडिंग कोशिका का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर आइए दिखाते हैं। लीडिंग कोशिकाओं में नर लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन का रक्त श्रावण करती है। मतलब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रक्त को श्रावण करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्रपीयूषी ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 हार्मोन्स, एलएच हार्मोन्स और हमारा एफएसएच हार्मोन्स। फिर अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यौना आरंभ क्या है? इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसका उल्लेख करते हैं इसके आंसर के साथ। अब ये देखते हैं यौना आरंभ किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखते हैं यौना आरंभ, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे यौना आरंभ, जब मानव में लड़कपन समाज में होने वाले इस समय उसके जनन अंग पूर्णतः विकसित होने लगते हैं तथा सक्रिय होकर अपने कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इस दशा को यौना आरंभ करते हैं। प्रक्रिया इस यौना आरंभ इसे प्रक्रिया को यौना आरंभ कहते हैं। इस प्रक्रिया को यौना आरंभ कहते हैं। बालकों या लड़कों में यौना आरंभ होता है और बालिकाओं में या लड़कियों में यौना आरंभ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अगला चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका हमारा बहुविकल्पीय मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय होने वाला है। तो क्या पुरुष में से संबंधित है? तो यहाँ पर पुरुष से क्या संबंधित है? तो यहाँ पर देखते हैं वेस्कोटॉमी, वेस्कोटॉमी, गोलियां और ट्यूबेकोटॉमी और उपभोक्ता में कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेस्कोटॉमी जो पुरुष से संबंधित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कापट्टी रोकती है। कापट्टी जो क्रिया होती है वो किस चीज को रोकती है? तो यहाँ पर निषेचन हो जाएगा जो सही आंसर है। अंडे का परिवर्तन भी नहीं होता और अंडो सर्ग भी नहीं होता। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गर्भ निरोध गोलियां का प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर कौन सा है? वृद्धि हार्मोन गलत है, प्रोटेस्टोन ये आपका सही है और थायरॉक्सिन नहीं है, एलएच हार्मोन्स भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का है, जीआईएफटी का प्रक्रिया क्या होता है और इसका फुल फॉर्म भी बताते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, दाता से अंडाणु लेकर किसी
स्त्री के फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को जीआईएफटी कहते हैं और इसका जो फुल फॉर्म है जीमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर इसे कहते हैं। तो इसे को जीआईएफटी प्रक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 2 से 3 नंबर में आपको देखने का मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला है अनजाने व्यक्ति। पहला है क्या है? अनजाने व्यक्ति मतलब बहुल व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अनजाने व्यक्ति और लैंगिक व्यक्तियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। फिर दूसरा क्या है हमारा? सहवास के समय हमेशा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सहवास के समय हमेशा का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा फुल फॉर्म। तो हम जीआईएफटी का पूरा फुल फॉर्म बता चुके हैं, आईवीएफ का देखते हैं। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और उसका जीमेट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफर होता है। फिर अगला जो चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो बहुविकल्पीय है। अनुवांशिकी का जनन किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनन आप क्लास 10 से पढ़कर आए होंगे, ग्रेकर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेकर जॉन मेंडल को। तो वंशागति की इकाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंशागति की इकाई क्या है? तो वंशागति की इकाई क्या हो जाएगी? जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंशागति की इकाई जीन हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर आ जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के एक गुण प्रसंस्करण में कौन सी ऐसी पीढ़ी है जो विस्मय योगी होती है? मतलब तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? प्रथम सनातनीय पीढ़ी, और द्वितीय ये नहीं होगी, और तृतीय और जनन पीढ़ी भी नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में वंशागति के 2 लक्षण दीजिए। मनुष्य में वंशागति के 2 लक्षण क्या होते हैं? यहाँ पर देखते हैं हम, मनुष्य में वंशागति के ऐसे 2 लक्षण जिनके जीन्स की गुणसूत्र पर स्थित ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं, सिकल सेल अनीमिया तथा गंजापन मनुष्य के वंशागति पर लक्षण है। इसके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किन लक्षणों का चुनाव किया? मतलब किन लक्षणों का चुनाव किया और उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर आइए देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 प्रभावी अनप्रभावी लक्षणों का प्रयोग किया था। चुनाव किया था? लक्षणों का चुनाव किया था, मतलब कितने का? 7 किया था। तो यहाँ पर देखते हैं मेंडल ने जिसका चुनाव किया था, तो यहाँ पर हमारा है पहला, बीज का प्रारूप गोल तथा झुर्रीदार होना चाहिए। मतलब जो बीज का रूप है वो गोल तथा झुर्रीदार होना चाहिए। फिर दूसरा है बीज पत्र का रंग पीला अथवा हरा होना चाहिए। मतलब दूसरा जो है बीज पत्र का रंग हरा अथवा पीला होना चाहिए। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, बीज चोल अथवा पुष्प का रंग लाल व सफेद होना चाहिए। मतलब बीज चोल जो है उसका रंग लाल व सफेद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल व सफेद होना चाहिए। चौथा जो है, फली का रूप फूला अथवा संकीर्णित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संकेत होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है जो हमारा फली है, पांचवा, फली का रंग हरा अथवा पीला होना चाहिए, और मतलब फल का जो रंग होता है वो हरा अथवा पीला होना चाहिए। फिर छठवां हमारा जो है, फूल का स्थान कक्षीय अथवा शीर्ष स्थिर होना चाहिए। फिर हमारा तने की लंबाई 7 नंबर पे जो है, तने की लंबाई लंबा अथवा बौना होना चाहिए। इन सातों का चुनाव किया था ग्रेकर जॉन मेंडल ने। क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूर्ण रूप से आपको 5 नंबर दिलाने वाला है इसमें। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, मंगोलीय जड़ता क्या है, इसकी खोज किसने किया है? मंगोलीय जड़ता नामक जो बीमारी है वो क्या है और इसका खोज किसने किया है? यहाँ पर देखते हैं, जॉन लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम का खोज किया था। मतलब इसे मंगोलीय जड़ता को क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी के कारण होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, डाउन संलक्षण 21वीं जोड़ी गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण इसका संलक्षण गुणसूत्र में 46 से 47, 46 के स्थान पर 47 हो जाता है। इसे ट्राइमेसोमी के कारण होती है। ट्राइमेसोमी के कारण होता है। इसमें इसका चेहरा मंगोलो जैसा होता है।
मतलब गोल सा चेहरा हो जाता है, मंगोलों जैसा हो जाता है तथा इसके जीभ मोटी और आंखें तिरछी हो जाती हैं। इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता कहते हैं, जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के बढ़ने के कारण होता है, जिसमें आपको 46 से 47 हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो यहाँ पर और कब दिया था? तो यहाँ पर हमारे देखते हैं, बाबरी व सटन ने वंशागति का गुणसूत्र मत साबित किया था 1902 ईस्वी में। कब दिया था? 1902 ईस्वी में बाबरी बाबरी तथा सटन महोदय ने वंशागति का गुणसूत्र दिया था। फिर अगला क्वेश्चन, वंशागति वंशागति का आणविक आधार क्या है? वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुविकल्पीय और निम्नलिखित क्वेश्चन उठते ज्यादा है। तो यहाँ देखते हैं, अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर अनुवांशिक जो पदार्थ है उसका खोज किसने किया था? तो यहाँ पर है नाइगोली ने, वाल्डियर ने और रॉबर्ट ब्राउन ने या फ्रेडरिक मीसर ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मीसर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? फ्रेडरिक मीसर ने अनुवांशिक पदार्थ का खोज किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दिया था? तो वास्तविक संरचना हमारे दिया था फ्रैंकल ने नहीं, वाटसन व क्रिक महोदय ने यहाँ पर हमारा क्या दिया था? डीएनए का वास्तविक संरचना दिया था, ना कि आवेरी तथा चेज ने और ब्रिटिश क्रिक ने। यहाँ पर किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक महोदय ने डीएनए का वास्तविक संरचना दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलीन में एडेनिन समाचार जुड़ता है। तो यहाँ क्या जुड़ता है? हमारा एडेनिन समाचार में क्या जुड़ता है? तो यहाँ पर हमारा जुड़ जाता है थायमिन से। किससे जुड़ जाता है? थायमिन से। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने खोज किया था। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने किस चीज का खोज किया था? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने किस चीज का खोज किया था? तो यहाँ पर रूपांतरण का खोज किया था। किस चीज का? रूपांतरण का खोज किया था। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा पेपर में अब की बार आने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? प्लाज्मिड किसे कहते हैं? ये हर बार पेपर के हर सेट में पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारा प्लाज्मिड किसे कहते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियाइड्स से बाहर कोशिका द्रव में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2026 के लिए बायोलॉजी पूरा कंप्लीट 1 से 7 चैप्टर तक तैयार करवा रहे हैं। आप थ्योरी में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कोई प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। अब आ जाते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है? तो डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है, तो ये हम आपको अभी विस्तार में बताने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पर छोटा सा समझ लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए जो मनुष्य में पाया जाता है और आरएनए जो होता है वो पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए संश्लेषण तड़ की क्रिया क्या कहलाता है? तो यह क्रिया लिप्यांतरण अथवा अनुलेख कहलाती है। क्या कहती है? लिप्यांतरण या अथवा अनुलेख कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये हम आपको बताने वाले हैं, डीएनए आरएनए हमें अभी बता रहे थे अंतर, तो यहाँ पर हम छोटा बताए थे, लेकिन यहाँ पर हम विस्तार में बताने वाले हैं। बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका से हमारा सेल, मतलब सेल से हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बनता है। केंद्रक से क्या बनता है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल से हमारा क्या बनता है? डीएनए तथा आरएनए। जो डीएनए जीव में पाया जाता है और आरएनए पौधों में पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या आनुवांशिक सूचनाओं भंडार करता है, अथवा डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब जीवों में ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और आरएनए जो होता है वो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, मतलब राइबोस शुगर होता है। राइक्रोस जो शुगर होता है, शर्करा होता है, पाया जाता है, या प्रोटीन तथा निर्माण करता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए तथा कुछ जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है,
मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य और उसका रोग के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अफीम से प्राशमार्फिन, अफीम से प्राशमार्फिन किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर एल्कोहाइड, एल्कोलाइड और अल्कोहल और ईथर और वाष्पशील पदार्थ, तो किससे होता है हमारा, एल्कोक्लोराइड से होता है। किसके होता है, एल्कोलाइड से। फिर अगला क्वेश्चन है एंटी सीरम, एंटी सीरम में क्या होता है। तो एंटी सीरम में होता है हमारा एंटीजन नहीं होता है, श्वेत रुधिराणु नहीं होता, एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, लाल रुधिराणु भी नहीं होता। फिर हो जाते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो बीजमान ने नहीं की थी, स्पिथ ने भी नहीं की थी, तो यहाँ पर किसने किया था, फ्लेमिंग ने। किसने किया था, अरबार में भी नहीं किया था, फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो विडाल परीक्षण द्वारा आप क्लास 10 से पढ़ते आए होंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार किया जाता है, टाइफाइड द्वारा। किससे, टाइफाइड द्वारा करने के लिए विडाल परीक्षण करते हैं हम, टाइफाइड को जांचने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर फाइलेरिया जो बीमारी है वो किससे उत्पन्न होती है, शैवाल से, जीवाणु से और फूफूंद से, फूफूंद से या सूत्रकृमि से। तो यहाँ पर हो जाता है सूत्रकृमि से। किससे होती है, सूत्रकृमि से फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। फिर डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या है। तो यहाँ क्या है, एडीज। एडीज जो है वो डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोगों का संचरण कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाते हैं निम्नलिखित में से रोगों का संचरण कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आमातिसार, आमातिसार है पहला, और दूसरा है एस्केरिस्टा क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं आमातिसार तथा एस्केरिस्टा दोनों ही एक रोग, दूषित भोजन, कच्ची सब्जियां, गंदी जल से होने वाले रोग हैं। मतलब ये दोनों जो बीमारियां हैं वो दूषित भोजन, मतलब गंदा जल और दूषित भोजन और सब्जियों के कारण होने वाला रोग है। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दो है बीमारी जो है, मतलब जो मनुष्य को में रोग जीवाणु पैदा करती है। तो यहाँ पर जो हो जाता है, यहाँ पर कई सारे जीवाणु होते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है विबोरिया कालेरी तथा डेप्लोकाकस निमोनिया जीवाणु मनुष्य में क्रमश हैजा व निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर कौन सा जीवाणु हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है विबोरिया और कालरी, विबोरिया कालरी तथा डेप्लोकाकस निमोनिया जीवाणु तथा हैजा निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट चैप्टर है विकास, आ जाते हैं हमारा 7वां नंबर चैप्टर है जो विकास है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप व पक्षी को जोड़ने की कड़ी माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है डेक्रो नहीं होता, चमगादड़ भी नहीं होता। तो यहाँ पर हो जाता है आर्किओट्रिक्स, आर्किओट्रिक्स हो जाता है, ना कि पीरीपेटस हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर किसका, स्टेनले मिलर का, या आई ओपरिन का, या जेबीएस हैंडनेल का, या माथस का। तो यहाँ पर हो जाएगा माथस का, बाकी ये सब जीवन से संबंधित थे, केवल माथस को छोड़कर, मालथस को छोड़कर। फिर 3 नंबर क्वेश्चन जो हमारा विकास की उत्परिवर्तन व निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा होगू डी बीज ने। किसने होगा, होगू डी बीज ने। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समजात व विषमजात अंग में अंतर बताएं तथा उदाहरण भी दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर देते हैं आंसर इसका, दो अंग तथा उद्भव, दो अंग का उद्भव जब एक जैसा होता है चाहे उनके कार्य तथा स्वरूप अलग अलग समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के अग्रपाद तथा पंछी के पंख विषम जात अंग का उद्भव अलग अलग होते हैं चाहे उनका स्वरूप कार्य एक जैसा हो। पक्षी तथा पंख आर्थ्रोपोडस के पंख होते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है वो बताने वाले हैं हम आपको। यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में चिनगारी विमुक्ति उपकरण और डिस्चार्ज का उपयोग किया है? तो इसने किसने किया है? स्टेमने मिनर ने। किसने किया है? स्टेमने मिनर ने। तो यहाँ पर आ जाता है फिर 8 नंबर क्वेश्चन, जातियों और जाति व्रत से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर जातियों और जाति व्रत से क्या समझते हैं? तो यहाँ प्राकृतिक रूप से आसपास प्रजनन करने वाले जीवों तथा समूह जीवों को कहते हैं। क्या हम विकासीय इतिहास के जाति वृत्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम जाति और जाति वृत्त से आप क्या कहते हैं? जो हमारे प्राकृतिक रूप से प्रजनन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जाति वृत्त कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अंगों का कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर चैप्टर का। तो यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट चैप्टर, अंगों के कम या अधिक उपयोग सिद्धांत के अनुसार वातावरणीय प्रभाव के कारण जीवधारी द्वारा अधिक उपयोग किए जाने वाले अंग अधिक विकसित और कम प्रयोग किए जाने वाले अंग कम विकसित होते हैं। इस सिद्धांत को प्रतिपादक लेमार्कवाद और डार्विनवाद ने महोदय ने दिया था। ठीक है साथ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर बताने वाले हैं बायो का।